हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज के एडिटोरियल क्लास में 22 दिसंबर को द हिंदू का फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट एडिटोरियल हम कवर करने वाले हैं। और कवर करने का मतलब क्या है, इसको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आर्टिकल पढ़ाने वाली यूट्यूब पे बहुत क्लासेस आपको मिलती हैं एडिटोरियल जिनमें पढ़ाया जाता है। 5000 एडिटोरियल्स रोज कवर होते होंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस आधे घंटे में पढ़ते पढ़ते हर सेंटेंस को ब्रेक करना, ग्रामर को लॉजिकली कवर करना और वोकैब जहां भी मिले उसको अच्छे से समझना ताकि वो दिमाग में बैठे। इस तरीके से इस क्लास को हम कंडक्ट करते हैं। तो चलिए, कुछ अलग आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। आइए बिना देरी के लर्निंग को स्टार्ट करें। कह रहा है बियॉन्ड द ऑप्टिक्स। देखिए, ऑप्टिक ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, OPCTIC। ये बना है आंख के लिए, दृष्टि के लिए, नजर के लिए। इसी से वर्ड बनता है ऑप्टिशियन, चश्मे वाला आदमी जो आपका चश्मा बनाए, जो आपकी आंख को जांच करे, है ना। ऑप्टिकल्स नाम की दुकानें भी देखी होंगी जहां पे आपके चश्मे का बनाया जाता है, मतलब पूरा हिसाब किताब बिठाया जाता है, आंख का नंबर चेक करेंगे। तो वहां आंख से इस वर्ड को आप जो है ना कनेक्ट करोगे तो इसके पीछे S लग जाने के बाद इस वर्ड का मतलब हो जाता है दिखावा। दिखावा भी आंख से जुड़ा हुआ है ना। कह रहे जी हमें बियॉन्ड जाना होगा दिखावे के, ऑप्टिक्स के, स्पेक्टेकल्स के या शोबाजी के पार भी कुछ है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी इंडिया मस्ट पुश इट्स विजन फॉर अ शेयर्ड ग्लोबल ऑर्डर अक्रॉस रीजन्स। कह रहा है भारत को है ना पुश करना होगा, दबाव देकर के आगे धकेलना होगा अपनी इस दृष्टि को, विजन को या नजरिए को, जो है एक ऐसे ग्लोबल ऑर्डर का, एक ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम का जो शेयर्ड हो, जिसमें सभी भागीदार हो। और कहां हो? अक्रॉस रीजन्स हो, सभी रीजन्स के अंदर से हो। तो दुनिया में जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, भारत का विजन हमेशा से ये रहा है कि वहां पे हर कंट्री का कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ग्लोबल सिस्टम भी ऐसा हो जिसमें एक या दो देश ही पूरी दुनिया की पावर एंजॉय ना करते हो, सब कंट्रीज के पास कुछ ना कुछ खास हो। तो ये विजन हमारा है बहुत अच्छा, लेकिन इसको हमें पुश देना होगा हर रीजन के अंदर, हर फोरम के ऊपर। तो ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। चलिए, इंडिया सब्जेक्ट है, कंट्री का नाम है, मस्ट पुश इसकी वर्ब है, विजन मैंने आपको बता दिया, इसको नजरिया भी बोलते हैं। आप आगे का कुछ प्लान करते हो ना कि ये होना चाहिए, ये हो सकता है, ये कर दूंगा, यही आपकी विजन है। चलिए जल्दी से आगे बढ़े। अक्रॉस वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, ध्यान रखना, ध्यान से समझना। पहला मीनिंग होता है क्रॉस करके, अक्रॉस द रिवर यानी नदी को क्रॉस करके, नदी के पार। दूसरा मीनिंग अक्रॉस का होता है हर तरफ, अक्रॉस द कंट्री मतलब देश में हर तरफ, अक्रॉस द वर्ल्ड यानी दुनिया में हर तरफ। तो अक्रॉस वर्ड दो मीनिंग्स रखता है। काफी कंफ्यूजिंग लगता है काफी स्टूडेंट्स को कि सर ये कैसे। हाँ, किसी चीज के पार भी अक्रॉस होता है और हर जगह की बात हो तब भी अक्रॉस प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको वोकैब दिखा देता हूं। इस आर्टिकल की 5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। YT चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सभी नोट्स, PDFs, नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू ज्वाइन द ग्रुप। सर्च करें टेलीग्राम में @official YT, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में YT की एंड्रॉइड और iOS ऐप को अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करें। ऐप बनाई गई है आप ही लोगों के लिए ताकि स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, कम से कम कॉस्ट के अंदर आप अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें ग्रामर, रीडिंग, वोकैब, जिसमें क्लोज टेस्ट, RC आता है, तो आप इंग्लिश अनलॉक कोर्स में एनरोल्ड हो सकते हैं, जिसमें 150 घंटे के अंदर ये सारी चीजें आपको कवर करवाई गई हैं SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको लिखना सीखना है तो आप राइटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 50 से 60 घंटे में क्रैश कोर्स की तरह आपको लिखना सिखाया गया है। रिपोर्ट्स, ऐसे, प्रेसी, ईमेल, हर तरह का राइटिंग फॉर्मेट में आप लिखना सीख सकते हैं। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में माइग्रेट करूं, हिंदी से, गुजराती से, पंजाबी से, बंगाली से इंग्लिश में आऊं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है, मिशन सिविल सर्विसेज। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। 200 घंटे का कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल कीमत में, जिसमें C-सेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव, RC, ऐसे, प्रेसी, आंसर राइटिंग, हर पार्ट, हर एस्पेक्ट हमने कवर करवाया है। कोई भी क्वेरी होती है ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है हमारा, टीम से आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। चलिए वोकैब शीट अपनी करें, इसको थोड़ा जूम इन।
ताकि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख पाएं। पहला जो वर्ड है वो है ही ऑप्टिक्स, अभी ये करवाया था आपको। ऑप्टिक आंख, चश्मे वाला है ना दुकानदार। चलिए, ऑप्टिक्स यानी दिखावा या जिस तरीके से कोई सिचुएशन देखी जाती है वही ऑप्टिक्स है। गुड ऑप्टिक्स कैन नॉट हाइड बैड पॉलिसी फॉर लॉन्ग। अच्छा दिखावा या अच्छे नज़ारे हाइड नहीं कर सकते हैं या छुपा नहीं सकते हैं खराब नीतियों को, बैड पॉलिसी को बहुत लंबे वक्त तक। दिखावे को, शोबाजी को इन सभी वर्ड से बता सकते हैं आप। परसेप्शन, अपीयरेंस, इमेज, इंप्रेशन, पब्लिक व्यू। तो आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखें और बार बार देखेंगे, रिपीट होगा ये। अगला वर्ड अपने पास सेट आउट, फ्रेजल वर्ब है। सेट आउट का मतलब होता है किसी जर्नी की शुरुआत करना। आप निकले हैं दुनिया घूमने, आप निकले हैं एग्जाम को क्रैक करने, तैयारी करेंगे, दुनिया घूमेंगे तो ट्रैवल करेंगे। तो हर एक गोल की एक जर्नी होती है। उस जर्नी पे जब आप शुरुआत करते हैं ना जर्नी की, तब आप करते हैं सेट आउट ऑन दैट जर्नी। दूसरा सेट आउट वर्ड का एक और मीनिंग भी है, किसी चीज को, आइडिया को फॉर्मली सबके सामने प्रेजेंट करना, है ना। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब और भी होती है, पुट अप, अगर याद रह सके तो। पुट अप अ प्रपोजल या सेट आउट अ प्रपोजल, एक प्रपोजल को सबके सामने रखना। तो चलो आ जाओ, यूज करके देखो। द क्लाइंबर्स विल सेट आउट टू स्केल माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट वीक। क्लाइंबर्स जो हैं या पहाड़ चढ़ने वाले जो हैं वो सेट आउट करेंगे, जर्नी की शुरुआत करेंगे जो है स्केल करने की, चोटी पे पहुंचने की, पार पहुंचने की, माउंट एवरेस्ट के अगले हफ्ते। चलो, तो ये दूसरा मीनिंग देख लो। द कॉलेज सेट आउट अ शेड्यूल ऑफ क्लासेस ऑन द नोटिस बोर्ड। कॉलेज ने चिपका दिया, रख दिया सबके सामने, सेट आउट कर दिया एक शेड्यूल को जो है क्लासेस का कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे। नेक्स्ट है जी अपने पास इम्पेरिल। देखिए, पेरिल का मतलब होता है डेंजर यानी खतरा। पेरिलस यानी डेंजरस, खतरों से भरा हुआ। इम्पेरिल इसकी वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब होता है खतरे में डालना, किसी चीज को एट रिस्क रखना। केयरलेस ड्राइविंग इम्पेरिल्स लाइव्स। खराब तरीके से की गई ड्राइविंग जो है खतरे में डालती है जिंदगियों को। खतरे में डालने के लिए जॉपर्डीज, एंडेंजर और थ्रेटन, ये वर्ड्स भी यूज होते हैं। ये खास करके जॉपर्डीज वर्ड को जरूर देखना, खतरे में डालना, है ना, बहुत बार आपको रीडिंग में मिलेगा। चलिए, एक और वर्ड अपने पास ट्रैवर्स, बहुत दिनों बाद आया है वर्ड। ट्रैवर्स का मतलब होता है कवर करना। किसको कवर करना भाई? या तो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करना या फिर किसी बहुत बड़े से टाइम पीरियड को कवर करना। चलो मैं आपको यूज करके दिखाता हूं कवर कैसे करोगे। द शेफर्ड यूज्ड टू ट्रैवर्स द एंटायर जंगल टू फीड हिज कैटल। ये जो शेफर्ड था या बकरियां चराने वाला था, शेफर्ड बोलते हैं इसको, ये यूज टू था इस काम के लिए, या ये काम किया करता था जो है कवर करना, एक बड़े एरिया को ट्रैवर्स करना, पूरे के पूरे जंगल को ही, ताकि वो फीड कर सके, पेट भर सके अपने जानवरों का, कैटल का। तो यहाँ पे बड़े एरिया को कवर किया जा रहा है ना। सुबह यहां से चले और वहां तक पहुंच गए। दूसरा वाला मीनिंग देखो, बड़ा टाइम पीरियड कवर करो। द ब्रिटिश रूल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ट्रेवल्स्ड ओवर 2 सेंचुरीज। अंग्रेजों का राज भारत सब कॉन्टिनेंट पे ट्रेवर्स किया या इस पूरे पीरियड तक को कवर किया। और कौन सा पीरियड था? 2 सेंचुरीज से ज्यादा का, 200 साल से ज्यादा का। तो चलिए, आज की क्लास में वर्ड यूज होता हुआ आपको मिलेगा, इसको पैस ओवर या स्पैन करना भी बोलते हैं। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास बोनमी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी दिनों बाद आया है। खुश मिजाजी को, दोस्तानेपन को, गर्मजोशी को बोलते हैं बोनमी। आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट द एटमॉस्फेयर ऑफ बोनमी वॉज सडनली गॉन। आर्ग्यूमेंट के बाद में जो माहौल था खुश मिजाजी का, अचानक से वो गॉन हो गया, गायब हो गया, चला गया। चलिए, खुश मिजाजी के ये हैं सारे सिनोनिम्स, एक बार बोल के देख लो। जीनियलिटी, कोडियलिटी, एमिएबिलिटी और जॉलिटी, ये 3-4 अच्छे वर्ड्स याद रखना, ठीक है। अच्छा, बोनमी का एंटोनिम क्या होगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं, सोचो एक बार, थोड़ा इमेजिन करो। खुश मिजाजी का उल्टा क्या होता है? दुश्मनी। खुश मिजाजी का उल्टा होता है कड़वाहट, और कड़वाहट को अंग्रेजी में बोलते हैं रैनकर, RACNOUR, ठीक है। तो साथ में ये वर्ड बोनमी और रैनकर आपको एंटोनिम्स हैं, पोलर अपोजिट्स हैं एक दूसरे के, एक साथ याद रखने वाले हैं, है ना। आज ये वर्ड मैंने आपसे क्विज में पूछा है। चलिए, अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। देखो, मोदी जी चले हैं 3 नेशंस की विजिट पे, विजिट सब हो चुकी हैं, इथियोपिया, जॉर्डन और ओमान की। तीनों वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, प्राइमरली मुस्लिम पॉपुलेटेड है। बड़े बड़े यहाँ पे डील्स हुए, साइंस हुए एग्रीमेंट भारत और इन कंट्रीज के बीच। लेकिन एक चीज में भारत जो है वो हमेशा इस चीज का क्रिटिसिज्म पाता है कि हम दिखावा बहुत करते हैं। अब दिखावा कैसा?
दिखावा ऐसा है कि इन सारी कंट्रीज का आजकल मेन मुद्दा है पैलेस्टीन और गाजा, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज है ना ये, और भारत पैलेस्टीन का एक साइलेंट सपोर्टर रहा है हमेशा से, पैलेस्टीन को एक कंट्री भी मानता है, और इन कंट्रीज में भी जाकर के हमने फ्री पैलेस्टीन की बात की। लेकिन ग्राउंड गेम भारत का ये है कि इजराइल को भारत कभी भी नाराज नहीं करता, पैलेस्टीन को साइलेंटली सपोर्ट करता है, साथ ही साथ इजराइल से दोस्ती भी रखता है। तो एक बड़ा बैलेंसिंग सा एक्ट कर रहे हैं हम, जैसे किसी रस्सी पे चलने जैसा काम होता है, दोनों तरफ बैलेंस बनाना। और इसमें ऐसा लगता है कि हम दिखावची हैं, बहुत ऑप्टिक्स का यूज लेते हैं। तो आज इवेल्युएट किया गया, इवेल्युएटिव टोन में इस आर्टिकल को, हमारी स्ट्रेटजी को एनालाइज किया जा रहा है भारत सरकार की। शुरू करें आर्टिकल को। टोन आज की नहीं है आपके लिए, इवेल्युएटिव आर्टिकल आपके सामने है। अच्छे बच्चे की तरह, बच्ची की तरह वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद का जोर लगाओ, कितना पढ़ सकते हो आप, मीनिंग कितना निकाल सकते हो, फिर मिलके पढ़ेंगे ताकि आपको पता लगे कहां कमी है। चलिए शुरू करें। कह रहा है जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 नेशन टूर टू जॉर्डन, इथियोपिया एंड ओमान लास्ट वीक हैड सम कॉमन एंड कनेक्टिंग थ्रेड्स। कह रहा है पीएम मोदी का जो 3 नेशन टूर है, 3 देशों का दौरा है, और कहां कौन कौन से देश हैं, ये वेस्ट एशिया के देश हैं, जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया। कह रहा है पिछले हफ्ते जो दौरा था ना, इसमें कुछ कॉमन यानी मिली जुली और कनेक्टिंग, एक दूसरे से लिंक बिठाने वाली थ्रेड्स थी, लिंक्स थे, रिश्ते थे या कनेक्शन थे। थ्रेड वर्ड का मतलब होता है धागा, धागे का काम होता है चीजों को मिलाना, है ना। तो इसी तरीके से हमारे इन टूर के अंदर भी कई सारे जुड़े हुए धागे हमें मिले। तो चलिए, टूर बन जाएगा सब्जेक्ट, टूर मतलब दौरा, हैड इनकी वर्ब है, मेन वर्ब बन के आई है, हैव फैमिली की वर्ब। हमारे पास, हमारे दौरे के पास ये कुछ कॉमन थ्रेड्स थी। थ्रेड का मतलब आपने समझ लिया ना, धागा बोल दो या रिश्ता बोल दो, दोनों थ्रेड वर्ड से बने हुए हैं। चलिए एक सवाल आपसे यहां पूछ लेते हैं, आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट है ये पहला वाला। देखो 3 नेशंस में गए हैं, जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान, तो 3 नेशंस क्यों नहीं लिखा भाई? हमने तो आज तक यही सीखा है ना, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल, एक एप्पल तो एप्पल, और एक से ज्यादा हो तो एप्पल्स। तो नेशन जब 3 हो गए, 3 लिख भी दिया साफ साफ, तो पीछे का एस लगाना क्या भूल गया क्या? चलो इसी को अपने इस कॉन्सेप्ट के जरिए समझेंगे। अभी आप अपना दिमाग चला लो, जिसको याद है कमेंट्स में डाल देना, कॉन्सेप्ट का नाम डालोगे तो भी चलेगा। कह रहा है जी, द विजिट वॉज प्राइमरली एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ क्लोजर bilateral ties with each country in a world that is turning increasingly transactional। कह रहा है ये जो दौरा था, विजिट जो थी हमारी, ये थी प्राइमरली यानी मुख्य तौर पे एक कोशिश या अटेम्प्ट, और क्या करने का? अटेम्प्ट था ड्रॉ क्लोजर करने का, क्लोजर यानी नजदीक, ड्रॉ मतलब खींचना, नजदीक में लाने का। और किसको? 2 तरफा रिश्तों को, बायलैटरल टाइज को, हर एक देश के साथ में, ईच कंट्री के साथ में, एक ऐसी दुनिया में, इन अ वर्ल्ड जो कि टर्न कर रही है या बदल रही है, इंक्रीजिंगली यानी लगातार बढ़ते हुए तौर पे, इंक्रीजिंगली लगातार बढ़ते हुए तौर पे, ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल होता है एक हाथ दे एक हाथ ले, है ना, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांजैक्शनल। सब कुछ ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो ये हमारी विजिट थी, हम हर कंट्री के साथ में कुछ ऐसे 2 तरफा रिश्ते बनाएं ताकि स्वार्थी दुनिया में हमारा अच्छा समय जो है बीत सके। चलिए, विजिट बनेगा सब्जेक्ट, वॉज बनेगी इसकी वर्ब, प्राइमरली यानी मेनली, बायलैटरल यानी 2 तरफा, बाय मतलब 2, लेटरल मतलब एस्पेक्ट, जिसके लेटरल क्या होता है? एस्पेक्ट्स, पहलू। तो जिस चीज के 2 पहलू हो वो बायलैटरल, 2 तरफा हो। ट्राइलेटरल 3 तरफा, क्वाड्रिलेटरल, पेंटालेटरल, मल्टीलेटरल, क्वाडी मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, मल्टाई मतलब बहुत, है ना, चाहे फिर 10 हो चाहे 1000 हो। तो ये ऐसे सारे वर्ड्स बने हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ध्यान से इनको समझ सकते हो। चलो अब ये ट्रांजैक्शनल वर्ड क्या होता है? देखिए, जिसमें ट्रांजैक्शन शामिल हो, जहां मतलब आ जाए, हर वो रिश्ता होता है ट्रांजैक्शनल। प्रैक्टिकली सभी रिश्ते जो है ट्रांजैक्शनल ही है, आपको पता ही है। तो अंग्रेजी में ट्रांजैक्शनल के लिए एक और अच्छा फ्रेज है अपने पास, क्विड प्रो क्यो। इसको बोलते हैं एक हाथ दे एक हाथ ले। ठीक है, बड़ा अच्छा वर्ड है ये, फ्रेज है, इसको याद रखें, आज के क्विज में आपसे पूछा है मैंने। कह रहा है जी, बियॉन्ड दैट हाउएवर द 3 countries belong to the global south that India seeks to leadership of, and each is an important development partner in their respective regions। कह रहा अगर इसके पार देखें, एक हाथ दे एक हाथ ले तो हमने कर दिया इनके साथ, जाकर के मिला इनसे। कह रहे इसके पार अगर जाए ना, तो हालांकि ये तीनों देश जो हैं,
ये बिलोंग करते हैं ग्लोबल साउथ से, दुनिया के गरीब हिस्से से। ग्लोबल साउथ मतलब बताऊंगा इसकी कहानी क्या है। दुनिया के गरीब देशों को बोला जाता है मिलजुल के ग्लोबल साउथ। तो ये तीनों देश जो है विकासशील देशों के गरीब देशों का पार्ट है। और ये कौन सा ग्लोबल साउथ ग्रुप है? वो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर है, विकास का साथी है अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजन में, अपने अपने एरिया का। तो ये बात भी खास है इन तीनों कंट्रीज के साथ। 3 कंट्रीज बिलोंग टू द ग्लोबल साउथ। दैट आया है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, कंजंक्शन और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सीक जो है ऑफ प्रेपोजिशन का। मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ यहाँ पे उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा टेक्निकल मेरे साथ सीख लिया है। अगर नहीं सीखा तो ज्यादा माइंड मत करना, ऐसा समझ लो ग्लोबल साउथ जिसकी भारत को लीडरशिप की तलाश है। इंडिया सीक्स लीडरशिप ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दैट, ईच की वर्ब है इस। चलो अब 2 चीजें देखनी है द ग्लोबल साउथ। पहले तो ये देखें क्या होता है। देखिए दुनिया को ना अगर आप 2 हिस्सों में बांटें, नॉर्थ और साउथ, तो आपको यह पता लगेगा नॉर्थ में मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं इक्वेटर के ऊपर वाली अमीर देश है, डेवलप्ड देश, जिनकी पर कैपिटा इनकम $15,000 से ज्यादा है। और अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे इक्वेटर के, तो कोइंसिडेंट देखो क्या है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जो गरीब देश हैं वो निचले हिस्से में आपको मिलेंगे 70%। तो वहां से क्या एक टर्म बन गई अंग्रेजी में द ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मतलब सारे गरीब देश, विकासशील देश, इंडिया, ब्राजील, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका है ना, फिलीपींस। और ग्लोबल नॉर्थ मतलब पूरा वेस्ट का रीजन जो बड़ा डेवलप्ड है। इसके आगे द लगाया जाता है, एक इमेजिनरी लोकेशन है, हमेशा अपने आगे द लेती है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब ये जो आपसे पूछा था एस क्यों नहीं लगा, इसको अपने अलग से समझते हैं। देखिए एस ना लगने का रीजन ये है, जब भी कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के आगे आ जाता है, जब भी कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के आगे आ जाता है और जो दूसरा नाउन है उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने लगता है, तो जो ये नाउन होता है चाहे ये कितना भी प्लूरल हो, इसको सिंगुलर रखा जाता है अंग्रेजी में। क्लियर है मामला? बस ये सिंपल फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। इसको बोलते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव। नेशन 3 थे, लेकिन ये 3 नेशन जो है ये टूर के लिए आया है। कौन सा टूर? स्विट्जरलैंड का टूर नहीं, मालदीव्स का टूर नहीं, 3 नेशन टूर। हाँ, तो 3 नेशन ने टूर के बारे में कुछ बता दिया, इसलिए ये एडजेक्टिव बन गया। और आपने देखा ये नाउन था, बना एडजेक्टिव है, तो इस पीछे इसका जो एस लगा था वो आपने निकाल दिया और बीच में एक डैश लगा दिया और इसका नाम रख दिया हाइफनेटेड एडजेक्टिव। इस फॉर्मूला को लगा के देखो। मैनी पर्सनैलिटीज विल अटेंड द 2-day कॉन्फ्रेंस। बहुत सारी पर्सनैलिटीज जो है अटेंड करेंगी इस कॉन्फ्रेंस को। खुद से पूछो क्या अटेंड करेंगी, डेज को अटेंड करेंगी या कॉन्फ्रेंस को करेंगी? कॉन्फ्रेंस को करेंगी। 2 day तो कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बता रहा है। अगर ऐसा है तो ये एडजेक्टिव बन गया। अगर एडजेक्टिव है तो पीछे एस क्या कर रहा है, निकाल दो। अच्छा, बीच में डैश लगा दो ताकि आप अपने रीडर्स को बता सको कि मैंने एस निकाल दिया है। 2-day कॉन्फ्रेंस इस कॉन्फ्रेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो ऐसे इसको आपको अप्लाई करना है। चलो नेक्स्ट पे करो। द कॉन्फ्रेंस विल रन फॉर 2 day। ये तो पहले से ही सही है, 2 day लिखा हुआ था, एस निकल गया, डैश लग गया। लकीर का फकीर नहीं बनना है, यहां पे 2 day का एस क्यों निकाला? आगे कोई वर्ड है ही नहीं जिसका ये एडजेक्टिव बनेगा। ये तो खुद के लिए अपने आप में एक नाउन है। कॉन्फ्रेंस चलेगी 2 दिन, विल रन फॉर 2 days। तो ये बिना बात का काम यहां नहीं करना, एस को वापस लगाओ और बीच का डैश निकाल दो। ठीक है। द बुक कंसिस्टेड 50 पेजेस। किताब में थे 50 पन्ने। बिल्कुल सही है। 50 और पेजेस, पेजेस के आगे कोई नाउन नहीं है, तो ये 50 पेजेस को ऐसा ही रखा रहने देंगे। द 50 पेजेस बुक वॉज सेलिंग फॉर ₹50। ये 50 पन्ने की बुक बिक रही थी 50 रुपए में। अब यहां पे 50 पेजेस एक एडजेक्टिव है बुक नाम के नाउन के लिए। तो क्या करना है, अब इसका एस निकालना है, बीच में डैश लगाना है। तो ढेर सारे एग्जांपल्स करवा रहा हूं, गलती इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। लास्ट आपको दे रहा हूं एक होमवर्क के तौर पे, क्लास वर्क है ये। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से हैंडल करो। देखो क्या इसका आंसर ढूंढ पा रहे हो, डालो कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। वो कैब इसमें ज्यादा नहीं है तो मैंने साइड में लिखा नहीं है कुछ, आराम से इसका मीनिंग निकाल लो। चलिए, कह रहा मिस्टर मोदी टॉक्स विद ओमान सुल्तान हैथराम बिन तारिक सॉ द साइनिंग ऑफ द कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या सीपा। कह रहे जी जो मोदी साहब की टॉक्स हैं ओमान के सुल्तान के साथ, सुल्तान का नाम क्या है, हाथम बिन तारिक। कह रहे जी ये टॉक्स ने सॉ किया या देखा, और किसको, साइनिंग को, हस्ताक्षर होने को एक सीपा नाम के एग्रीमेंट का, जिसका फुल फॉर्म आपके सामने है।
चलिए टॉक्स की वर्ब है सॉ। टॉक्स ने देखा या एविडेंस किया, इस चीज का साक्षी बनी। कह रहा जी ओमान इंडिया ट्रेड हैज डबल्ड टू $10 बिलियन इन रिसेंट ईयर्स। ओमान भारत का जो ट्रेड भी है वो भी डबल हो चुका है, $10 बिलियन पहुंच गया है पिछले कई सालों में। तो पहले 5 होगा ना। कह रहा है सीपा इज एक्सपेक्टेड टू स्मूथ द पाथ फॉर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड द जीसीसी या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। कह रहा है ये जो सीपा हमने किया है ना ओमान के साथ, ये पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके एक्सपेक्टेड भी है, इससे ये आशा भी है। सीपा से हमें आशा है कि ये स्मूथ कर देगा, आसान बना देगा रास्ते को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, एफटीए का या उसकी बातचीत का भारत के बीच में और गल्फ काउंसिल के बीच में, जिसमें सारे गल्फ देश आ जाते हैं। चलिए सीपा की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड। कह रहा है इन जॉर्डन मिस्टर मोदी मेट विद किंग अब्दुल्ला II इब्न अल हुसैन with two sides launching cooperation agreements on renewable energy and water management। कह रहा है फिर अगर जॉर्डन की बात करें, कह रहे वहां पे मोदी साहब मिले वहां के भी सुल्तान से या किंग से, जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न अल हुसैन। कह रहा और ये सारा काम हुआ मोदी जी का इनके मिलने का किस चीज के साथ, विद इस चीज के साथ ही, दोनों पार्टियों के दोनों साइड्स के लॉन्च कर देने के साथ ही कोऑपरेशन के एग्रीमेंट्स को, सहयोग के एग्रीमेंट्स को रिन्यूएबल एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी पे और पानी की मैनेजमेंट पे। तो यहां पे इस तरह के एग्रीमेंट्स हमने जॉर्डन में जाके किए। चलिए मोदी साहब की वो पे मेट, ये सारा काम हुआ इस चीज के होने के साथ ही विद टू साइड्स लॉन्चिंग कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स। कह रहा मिस्टर मोदीज विजिट टू एडिस अबाबा सॉ द लॉन्च ऑफ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कह रहा फिर मोदी साहब की अगर विजिट देखें एडिस अबाबा में, कहां पे, इथियोपिया में। कह रहा अगर इथियोपिया में देखें तो वहां भी इस विजिट ने देखा लॉन्च होने को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का या रणनीतिक दोस्ती का। क्या हुआ इस दोस्ती में भाई, पार्टनरशिप में। कह रहा इन द मीट विद इथियोपियन पीएम अबी अहमद अली द टॉक्स वर ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्रेड एंड नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस। कह रहा जी अपनी मीट में, अपनी मुलाकात में इथियोपियन पीएम के साथ अबी अहमद अली जिनका नाम है, तो ये टॉक्स जो थी, बातचीत जो थी, ये थी स्ट्रेंथन करने को लेके, मजबूत बनाने को लेके इन तरह के सभी तरह के एक्सचेंजेस को। एक्सचेंजेस क्या होते हैं, आदान प्रदान। हमने आपको कुछ टेक्नोलॉजी दी, आपने कुछ ट्रेड किया, कुछ नॉलेज शेयर हुई, तो ये सब एक्सचेंज का पार्ट है। चलो कुछ भी इसमें ऐसा है नहीं जो 2 बार रिपीट किया जाए, सब कुछ सिंपल सा है। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, यहां थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी लेवल अच्छा मिलेगा। बढ़ते जाओ आराम से वीडियो को पॉज करके। चल कह रहा डिस्कशंस वर ऑल्सो की इन टर्म्स ऑफ शेड्यूलिंग द मच डिलेड अफ्रीका इंडिया समिट। कह रहा ये डिस्कशंस जो थी मोदी साहब की इन सब कंट्रीज के साथ, खास करके इथियोपियन पीएम के साथ, कह रहा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, की थी इस रूप में, इस टर्म्स में, जो है शेड्यूल करने का या शेड्यूल बनाने का इस ऐसी समिट को या कॉन्फ्रेंस को जो होगी मच डिलेड यानी बहुत देरी से, और अफ्रीका और इंडिया की है। तो एक समिट होने वाली थी जो हुई नहीं, अभी होगी आगे पता नहीं। ये डिस्कशंस जो हैं इस पूरी समिट को शेड्यूल करने में बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये कब होने वाली है, टू बी हेल्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में ही होगी। चलिए की का मतलब है इंपॉर्टेंट, समिट का मतलब बता दिया आपको मैंने, टॉप कॉन्फ्रेंस। कह रहा इथियोपिया इज नॉट जस्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, इट इज ऑल्सो अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स। कह रहा इथियोपिया ना केवल हेडक्वार्टर्स है अफ्रीकन यूनियन नाम के पूरे ग्रुपिंग का, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है इथियोपिया। कह रहा ना केवल ये हेडक्वार्टर्स है, ये नया मेंबर भी है ब्रिक्स नाम के हमारे ग्रुप का। और कह रहा है एंड विद इंडिया टेकिंग ओवर द चेयरमैनशिप इन 2026 इट विल बी एन इंपॉर्टेंट पार्टनर इन सेटिंग आउट डेवलपमेंटल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स विद बोथ ग्रुपिंग्स। कह रहा जी और इंडिया के इस काम के करने के साथ ही विद इंडिया टेकिंग ओवर, टेक ओवर करना यानी जिम्मा लेना, इंडिया के चार्ज लेने के साथ ही चेयरमैनशिप का ब्रिक्स की 2026 में इथियोपिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर होगा हमारा, एक अच्छा दोस्त होगा सेट आउट करने के लिए, जर्नी की शुरुआत करने के लिए। और कौन सी जर्नी है, सेट आउट वो जर्नी है जो डेवलपमेंटल और इकोनॉमिक रिलेशंस की है या विकास और आर्थिक रिश्तों की है दोनों ग्रुपिंग्स के साथ। तो इस तरीके से इथियोपिया कई तरीके से भारत के लिए बेनिफिशियल है ना, रिलेशंस विद इथियोपिया।
चलिए, इथियोपिया की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, इट आया ऑफ कोर्स फॉर इथियोपिया के लिए। भारत करेगा टेक ओवर करना यानी चार्ज लेना, जिम्मेदारी लेना, तो चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी भारत के पास होगी। इट वर्ब है इसकी विल बी। सेट आउट करना, किसी जर्नी की शुरुआत करना, बताया था मैंने आपको, है ना। कोई एग्जाम क्रैक करने की जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, दुनिया घूमोगे तो, है ना, ट्रैवल करोगे, सेट आउट करोगे। अब एक सवाल और आना चाहिए आपके दिमाग में, भाई इथियोपिया तो एक ही कंट्री है, वर्ब भी इसकी इज है, सिंगुलर है, तो ये हेडक्वार्टर्स कैसे बन गई? क्या बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं क्या यहाँ? हेडक्वार्टर ही लिख देते। अगर एक कंट्री किसी ग्रुपिंग की हेडक्वार्टर है तो अपने हेडक्वार्टर लिखेंगे ना, ये एस क्यों लगा हुआ पीछे? चलो ये पूरा करो पैराग्राफ, फिर बताता हूं आपको। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है जी, इन अमान इंडिया एंड जॉर्डन हैड लेस सिग्निफिकेंट bilateral agreements, but the talks were understood to be important in terms of the West Asian conflict and the Gaza peace proposal. कह रहा है फिर अगर ओमान में देखें, जो कि जॉर्डन की कैपिटल है, कह रहा है वहां पे इंडिया और जॉर्डन के कम सिग्निफिकेंट, कम इंपॉर्टेंट बायलेटरल एग्रीमेंट थे या दो तरफा एग्रीमेंट थे, मतलब ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं हुए। बट द टॉक्स वर अंडरस्टूड टू बी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन टॉक्स जो हैं ये मानी गई हैं, अंडरस्टूड हुई हैं, ऐसी समझी जाती हैं पैसिव वॉइस में कि ये इंपॉर्टेंट हैं इस रूप में, इन टर्म्स ऑफ वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसके ऊपर और गाजा पीस प्रपोजल के ऊपर। तो जहां पे जॉर्डन के अंदर ज्यादा कुछ दो तरफा एग्रीमेंट नहीं हुए, लेकिन पैलेस्टीन पीस प्रपोजल जो है उसके लिए काफी बातचीत हुई होगी। चलिए, कुछ और देखने वाला इसमें है नहीं, अब जो देखने वाली चीज थी उस पर आ जाओ। ये इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, खास अतरंगी वर्ड्स, जिनकी फॉर्म कभी चेंज नहीं होती। सिंगुलर भी लिख दो, प्लूरल भी लिख दो, एक होगा तब भी एयरक्राफ्ट, 10 होंगे तब भी एयरक्राफ्ट। और मैंने इनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। फर्स्ट कैटेगरी में वो वर्ड्स हैं जिनके पीछे एस नहीं लगा हुआ, लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल दोनों बन जाते हैं। बताया ना मैंने, एक एयरक्राफ्ट 10 एयरक्राफ्ट, पीछे एस नहीं लगेगा इस वर्ड के, ये ऐसा ही रहता है। वैसे ही ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, एक हो या 10 हो। स्वाइन यानी पता है आपको, पिगी, सुअर, है ना। फिश मतलब मछली, और डेयर का मतलब है हिरण। तो ये सारे नाउन्स फर्स्ट कैटेगरी वाले देख लेना, पीछे बिना एस के आते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज होते हैं। सेकंड कैटेगरी इससे उल्टी है, इनके एस लगा हुआ है, लेकिन ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज हो जाएंगे, एस के साथ ही होंगे। वेयर अबाउट्स का मतलब है अता पता, सीरीज यानी श्रृंखला, इनिंग्स यानी पारी, अब एक पारी हो, 2 पारी हो, इनिंग्स ही लिखा जाता है। स्पीसीज यानी प्रजातियां, है ना, प्रजाति। मीन्स यानी जरिया, हेडक्वार्टर्स आपको पता है। तो ये रीजन था कि हेडक्वार्टर्स तो एक ही था, इथियोपिया एक ही कंट्री है, लेकिन पीछे एस लगा हुआ है क्योंकि इस वर्ड को सिंगुलर प्लूरल में दोनों में एस देना पड़ता है। अब एक और कैटेगरी है इसमें, ये कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे स्कोर। स्कोर का मतलब होता है 20, अंग्रेजी में 20 को स्कोर बोलते हैं। डजन यानी 12, 100 यानी 100, 1000 यानी 1000, लाख मतलब पता है आपको। ये 1000, लाख, 10, 15, 20, ये डजन, ये सारे वर्ड्स अंग्रेजी में प्लूरलाइज नहीं किए जाते। चलो मैं बना के दिखाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। हिज वेयर अबाउट्स आर या इज स्टिल अननोन, उसका जो अता पता है वो अभी भी अननोन है। अब पीछे एस लगा हुआ है, आपको लगेगा आर लगा देता हूं, लेकिन ये तो एक ही आदमी का अता पता है ना, हिज। ये तो वर्ड ही ऐसा है जिसके एस लगा रहता है पीछे, सिंगुलर हो प्लूरल हो दोनों केस में। तो हिज को देख करके पता करो, यहां पे आर का इस्तेमाल नहीं, यहां पे इज का इस्तेमाल होगा। हिज वेयर अबाउट्स इज स्टिल अननोन। कई नई डिक्शनरीज में आर लगा हुआ मिलने लग गया, उनमें इस वर्ड को प्लूरल ही ट्रीट करते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हैं अपने बैंक एसएससी के, वहां पे सिंगुलर ही मानना जब सिंगुलर इसका इस्तेमाल हो। मान लीजिए हिज की जगह पे यहां लिखा होता देयर, तो फिर कई लोगों के अते पते की बात हो जाती। उस केस में इसमें बिंदास आप प्लूरल लगा करके आए, ठीक है। चल, आई बॉट 1 या 2 डजन एग्स, मैंने 2 दर्जन के जो है ये 1 या 2 दर्जन अंडे खरीदे। 1 के साथ में डजन और 2 के साथ में डजन, ऐसा ही होगा ना? नहीं, डजन 1000 बताया ना आपको, 1 डजन हो या 1000 डजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। आई बॉट 1000, 1 डजन, 1 स्कोर, 100 एक्स, या 2 जो भी लिखना चाहते हो, तो पीछे इस वर्ड के ऐसा आपको नहीं लगाना। चलिए आगे बढ़े। अब मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट हो गए हैं, फटाफट आर्टिकल को अपने कवर करना है, फिनिश करना है। चलिए, कह रहा द टेंशन बिटवीन इजराइल एंड इट्स अरब नेबर्स हैव नाउ इम्पैरल्ड द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC कॉरिडोर, विच इज मेंट टू ट्रेवल थ्रू जॉर्डन।
कह रहा है जो टेंशंस या तनाव है इजराइल और इसके अरब नेबर्स के बीच में, अब इन्होंने इम्पेरिल कर दिया है, खतरे में डाल दिया है। इम्पेरिल करना, पेरिल में डालना, याद है ना, खतरे में डालना। आईमैक कॉरिडोर को, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ये एक पूरा कॉरिडोर रास्ता बनने वाला था, ब्रिज का, सड़कों का, हाईवेज का, सीधे ट्रक यहाँ से यूरोप तक जा सके भारत से। तो ये जो पूरा रास्ता बनना था, इस रास्ते को इन्होंने, प्लान को खतरे में डाल दिया है। और ये वही कॉरिडोर है, रास्ता है जो मेंट था, जिसका ये मीनिंग था या ऑब्जेक्टिव था कि ये ट्रैवर्स थ्रू करेगा या पास ओवर करेगा जॉर्डन से, जॉर्डन से होकर के रास्ता निकलने वाला था। चलिए, टेंशंस की वर्ब है हैव नाउ इम्पेरिल्ड, परफेक्ट टेंस में। विच आया कॉरिडोर के लिए, वर्ब है इसकी इज। ट्रैवर्स करना, किसी रास्ते से या पीरियड से गुजरना। कह रहा है जॉइंट स्टेटमेंट इन अमान हैड नो मेंशन ऑफ द कॉरिडोर। कह रहा है लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट थी अमान में, जॉर्डन में, उसमें कोई जिक्र नहीं था, मेंशन नहीं था इस कॉरिडोर का, बातचीत ही नहीं हुई। कह रहा है मिस्टर मोदीज प्रेजेंस इन जॉर्डन and a reiteration of India's traditional support for the Palestinian cause at a time when External Affairs Minister S. Jaishankar was in Israel to meet Netanyahu government leaders was possibly meant to reassure the Arab leadership. लंबा सेंटेंस है। कह रहा जी मोदी साहब की जो प्रेजेंस थी जॉर्डन में, मौजूदगी थी, और इनका जो दोहराव था, रीइटरेशन था, रीइटरेशन यानी बार बार किसी चीज को रिपीट करना, और किसका, भारत के परंपरागत सपोर्ट का पैलेस्टीनियन कॉज के लिए, पैलेस्तान के जो पैलेस्तीन जो है उसके मकसद के लिए। तो हमारा सपोर्ट हमेशा से रहा है पैलेस्तीन को, है ना। कह रहा और ये तब था हमारी मौजूदगी वहां जॉर्डन में और रिट्रेशन ऐसे एक वक्त पे हुआ जब हमारे ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ये गए हुए थे इजराइल में। और क्यों, नेतन्याहू की सरकार के लीडर से मिलने के लिए। कह रहा है ऐसे वक्त में जब मोदी जी उधर और हम एक्सटर्नल जो अफेयर्स मिनिस्टर है वो इधर। कह रहा है ये इसीलिए हुआ मोदी जी का, शायद इसका मीनिंग ये था कि ये रीअश्योर कर सकें, भरोसा दिला सकें अरब कंट्रीज की लीडरशिप को और दोस्त को, उन लोगों को जो ग्लोबल साउथ में है, विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। और क्या, स्ट्रांगली अपोज टू इजराइल्स एक्शंस, जो स्ट्रांगली अपोज्ड भी हैं इजराइल के एक्शंस को लेकर के। तो भारत की विजिट जो है ना इसीलिए आई है कि दोनों तरफ हम जाएं, ऐसा ना हो कि हम नेतन्याहू की सरकार से मिलते रहें तो अरब कंट्री हमसे गुस्सा हो जाए। तो ये उनके लिए एक रीश्योर करने की बात थी कि हम आपके साथ भी खड़े हैं। और रीएश्योर इस चीज को देकर किया गया कि दैट इंडियाज प्रिंसिपल स्टैंड हैज नॉट चेंज्ड, कि भारत का जो सिद्धांतवादी नजरिया है पैलेस्तीन और गाजा को लेकर के वो अभी भी नहीं बदला है। हम आज भी पैलेस्तीन को एक आजाद देश मानते हैं, उसकी आजादी को सपोर्ट करते हैं। चलिए, प्रेजेंस और रीइटरेशन दोनों की वर्ब है वॉज। जयशंकर वॉज इन इजराइल, ठीक है। रीएश्योर करना, किसी को भरोसा दिलाना। प्रिंसिपल यानी सिद्धांतवादी, स्टैंड यानी हमारा किसी चीज को लेकर के पोजीशन, वर्ब है इसकी हैज नॉट चेंज्ड। बढ़े आगे, चलिए लास्ट पैराग्राफ। कह रहा जी द जॉइंट स्टेटमेंट विद ओमान underlined the need for a resolution in Gaza, including the establishment of a sovereign and independent Palestinian state. कह रहा फिर जो जॉइंट स्टेटमेंट आई ना ओमान के साथ, उसने बाद में अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया एक नीड या जरूरत को, जो है रेजोल्यूशन लाने की गाजा में, जो है एक हल लाने का गाजा के अंदर, और एक ऐसा हल हो जिसमें शामिल हो, इस्टेब्लिश किया जाए एक सॉवरिन और आज़ाद या इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन देश। तो ये हमारा जॉइंट स्टेटमेंट था, उसमें हमने ऐसा लिखा हुआ था। चलिए, जॉइंट स्टेटमेंट की वो है अंडरलाइन। रेजोल्यूशन होता है कोई एग्रीमेंट, कोई फैसला, ठहराव, है ना। कह रहा है जी हाउएवर अनलेस दैट मैसेज इज रीइटरेटेड विद इंडियाज इजरायली इंटरलोक्यूटर्स, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू who is expected to visit India in the new year, the import of such visits such as the one by Mr. Modi would fail to build on the optics of Bonhomie. कह रहा है जी हालांकि लास्ट में बात ये भी है however, अगर ऐसा ना हो, अनलेस क्या ना हो भाई, कह रहा है अगर ये मैसेज जो है रीइटरेटेड ना हो, बार बार दोहराया ना जाए, और किसके साथ, भारत के इजरायली इंटरलोक्यूटर्स के साथ। इंटरलोक्यूटर मतलब जो बातचीत में, लोकेशन यानी बातचीत करना, इंटर यानी बीच में, जो बीच में पढ़ के बातचीत करते हैं, दोनों कंट्रीज की तरफ से मिलते हैं, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है अगर ऐसा ना हो, भारत यही वाला मैसेज जो ओमान में दे के आया है ये इजरायलियों के साथ शेयर ना करे कि हमारा ये मानना है, खास करके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ में,
और वही नेतन्याहू जो एक्सपेक्टेड है कि भारत में वो विजिट करेंगे न्यू ईयर पे अगले साल, है ना, 1 2 4 5 10 दिन बाद। कह रहा है जी अगर ऐसा ना हो, नेतन्याहू साहब से हम ये बात ना बोलें, तो जो इंपॉर्टेंस है ना हमारी इस विजिट की, जैसे कि ये वाली जो मोदी साहब करके आए हैं, ये फेल हो जाएगी, नाकामयाब हो जाएगी बिल्ड ऑन करने में या कुछ बड़ा करने में, बनाने में कुछ बड़ा, बिल्ड ऑन करने में। और किस पे? ऑप्टिक्स पे, शोशेबाजी पे, जो है बोनमी का, खुश मिजाजी का। और किस चीज़ के लिए? एक ऐसी शेयर्ड विजन के लिए, मिले जुले या साझा भविष्य के लिए, जो है ग्लोबल ऑर्डर का, वैश्विक जो है सिस्टम का। तो हम चाहते तो बहुत कुछ है, दुनिया एक बाईपोलर ना हो, यूनिपोलर ना हो दुनिया, है ना, सब अपने अपने कंट्रीज अपने अपने हिसाब से सॉवरेन हो। लेकिन जब तक हम ये बात सबसे एक जैसी नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही लगता है कि हम सिर्फ खुश मिजाजी का दिखावा करते हैं, हर जगह सबसे दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैसेज की वो है रीट्रेट करना, अगेन दोहराना। इंटरलोक्यूटर्स यानी बातचीत करने वाला प्रतिनिधि मंडल। हु आया नेतन्याहू के लिए, वो इनकी इज एक्सपेक्टेड, ही इज कमिंग टू इंडिया। इंपोर्ट की वो है वुड फेल, इंपोर्ट यानी इंपॉर्टेंस। बोनमी यानी खुश मिजाजी, उल्टा इसका होता है रैनकर यानी कड़वाहटपना। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। इजी था पढ़ने में, अब वो क्या अच्छी है आज, नो डाउट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे साथ मिलकर सॉल्व करना, इसको एग्जाम की तरह लो आप, है ना, मॉक टेस्ट लगा रहे हो। भारत की डिप्लोमेसी को ये ऑथर क्यों क्रिटिसाइज करता है, किस मामले में डिप्लोमेसी फेल्ड है हमारी? हम ब्रिक्स पे, जीसीसी पे बड़ा डिपेंड करते हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं होते हैं, हमारा ट्रेड पे बहुत फोकस होता है, सिक्योरिटी को भूल करके। देखो हमारा एक ही क्रिटिसिज्म है, हम सिंबॉलिक बातें दिखावे वाली बहुत सारी करते हैं, बिना उनको रीइंफोर्स किए मैसेजिंग के जरिए जो कंसिस्टेंट हो। हर कंट्री से एक जैसी बात नहीं करते हैं, हम अलग अलग बातें करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो सिंबॉलिक जेस्चर्स हम ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो ए आंसर बनेगा फर्स्ट में। आर्टिकल की टोन पूछिए आपसे, ये तो एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। अलार्मिस्ट, सिनिकल, सेलिब्रेटरी या इवेल्युएटिव। देखो इस आर्टिकल में जायजा लिया गया, इवेल्युएशन लिया गया है भारत की फॉरेन पॉलिसी का, तो सी आंसर है, इवेल्युएटिव टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। करवाया था ना आपको शुरू में ये। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं वोकैब और ग्रामर के, आपके सामने है, खुद से सॉल्व करना है इनको। 3 से लेकर 9 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, वीडियो के नीचे जाके चेक करो। कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 9 जरूर से शेयर करना, फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ अपना आंसर, है ना। चलिए अंटिल देन, कल आपसे मुलाकात होगी, साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।